हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हम आरडीटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं और उस प्लेलिस्ट में हमने पहला लेक्चर में डिस्कस किया था डीएनए पॉलीमरेज के बारे में और फिर डीएनए पॉलीमरेज से ही रिलेटेड टॉपिक्स को हम डिस्कस करते चले आ रहे थे। उससे रिलेटेड हमने क्लेनाओ फ्रैगमेंट के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक और एंजाइम के बारे में बात करने वाले हैं। ये जितने भी एंजाइम्स मैं आपको बता रहा हूँ ये गेट के एग्जामिनेशन में गैट बी सीएसआईआर डीबीटी इन सभी एग्जामिनेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हाई यील्डिंग पोर्शन है। आज के इस लेक्चर में हम T7 डीएनए पॉलीमरेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। कहाँ इसका सोर्स है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, इसके अलावा फंक्शन क्या है, इसके अलावा कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक कंप्लीट पैकेज होगा जो आपको इस एंजाइम के बारे में कम से कम पता होना चाहिए। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं T7 डीएनए पॉलीमरेज। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने डीएनए पॉलीमरेज 1 वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाकर के ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले T7 डीएनए पॉलीमरेज। अपने लेक्चर की शुरुआत एक क्वेश्चन से करना चाहता हूँ। विच डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड इन सीक्वेंसिंग एंड हैज़ एक्सट्रीमली हाई प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिविटी का मतलब क्या हो गया? बहुत तेज़ी के साथ डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड होते जाएं, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ रेप्लिकेशन का प्रोसेस करवाता जाए, इसको बोलते हैं प्रोसेसिविटी। तो ऐसा कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है जो सीक्वेंसिंग में भी इस्तेमाल होता है और उसकी प्रोसेसिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई है? तो ऐसा एंजाइम का नाम है T7 डीएनए पॉलीमरेज। तो पहले क्वेश्चन से ही आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा कि T7 डीएनए पॉलीमरेज की यूटिलिटी क्या है और वो किस लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लिमिटेशन भी है T7 डीएनए पॉलीमरेज की, कि ये खुद ब खुद एफिशिएंट नहीं होता। इट इज़ नॉट एफिशिएंट बाय इट सेल्फ, अपने आप से एफिशिएंट नहीं होता। इसको एक को फैक्टर चाहिए या इसको एक हेल्पर चाहिए। उस हेल्पर के बारे में अभी आगे बात होगी, जिससे रिलेटेड सीएसआईआर में क्वेश्चन भी आ चुका है और तो और गेट के एग्जामिनेशन भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई इस स्लाइड से कि T7 डीएनए पॉलीमरेज सीक्वेंसिंग में इस्तेमाल होता है और तो और इसकी प्रोसेसिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। प्रोसेसिविटी मतलब जिस स्पीड से नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं स्ट्रैंड में, ग्रोइंग स्ट्रैंड के अंदर। तो ये हो गया। और तो और दूसरी बात हो गई कि इसको एक हेल्पर की आवश्यकता है। ये खुद ब खुद बहुत इफेक्टिव नहीं होता या बहुत एफिशिएंट नहीं होता। अब बात कर लेते हैं कि ये T7 डीएनए पॉलीमरेज का सोर्स क्या है। नाम से भी समझ में आ रहा है T7 क्या होता है? एक बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसे वायरसेस जो ई कोलाई या किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये वायरस का स्ट्रक्चर है T7 जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जीनोम होता है। इसके अलावा यहाँ पे आप इसका कैप्सिड देख सकते हैं। कैप्सिड का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन का एक लेयर होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को सराउंड करता है। बाकी और भी प्रोटीन्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसका और थोड़ा सा एक ओवरव्यू करके दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं हेड और यहाँ पे हो गया टेल। तो T7 डीएनए पॉलीमरेज जो ये एंजाइम जिसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये एंजाइम T7 बैक्टीरियोफेज से पाया जाता है। मतलब ये वायरस ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मैंने स्लाइड नंबर 1 में ही बताया था, जो को फैक्टर जिसकी ज़रूरत पड़ती है T7 डीएनए पॉलीमरेज को, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो T7 डीएनए पॉलीमरेज को एक को फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है और जो है थायोरिडॉक्सिन। थायोरिडॉक्सिन। तो यहाँ पे आप ये पोर्शन देख सकते हैं, ये पोर्शन थायोरिडॉक्सिन का ही पोर्शन है। तो ये जो है ये थायोरिडॉक्सिन का ही पोर्शन है और बाकी जो पूरा पोर्शन है वो T7 डीएनए पॉलीमरेज का है। तो कहने का मतलब ये है कि T7 डीएनए पॉलीमरेज में एक्सोन्यूक्लियस डोमेन भी होती है। एक्सोन्यूक्लियस डोमेन का मतलब क्या हो गया? जो प्रूफ रीडिंग का काम करवा सके, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ये एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज 1 के अंदर भी थी। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इसी को प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के नाम से भी आप जानते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक्सटेंड करने का काम T7 डीएनए पॉलीमरेज कर सकता है। लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट कब होगा? जब थायोरिडॉक्सिन अटैच्ड होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पोर्शन जो है इस एंजाइम के अंदर थायोरिडॉक्सिन से बाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, थायोरिडॉक्सिन इज द कोफैक्टर, या इसको आप प्रोसेसिविटी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, प्रोसेसिविटी फैक्टर इसके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन है रेप्लिकेशन ऑफ फेज जीनोम सॉरी, जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके जीनोम को रेप्लिकेट करने का काम T7 डीएनए पॉलीमरेज करवाता है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि जो बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम है, या बैक्टीरियोफेज में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, उसी में इसका जीन पाया जाता है। वहीं से ये जीन जो है वो जीन T7 डीएनए पॉलीमरेज के जीनोम के अंदर पाया जाता है, और ये जो जीन है यही एक्सप्रेस करवाता है T7 डीएनए पॉलीमरेज को। फंक्शन क्या हो गया? जब बैक्टीरिया के अंदर T7 फेज अपने डीएनए को एंटर करवाएगा तो T7 डीएनए पॉलीमरेज अपने डीएनए को कंप्लीटली रेप्लिकेट करवाने में मदद करता है। ये बात तो हो गई, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि जो वायरस है वो थायोरिडॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करता। तो थायोरिडॉक्सिन के लिए इसको डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। तो बैक्टीरिया का थायोरिडॉक्सिन ये यूज करता है, T7 डीएनए पॉलीमरेज वायरस का होता है। तो यहाँ पे मैं बात लिख भी देता हूं। तो T7 डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से आया? वायरस से आया। कौन से वायरस से? T7 वायरस से। और यहीं अगर हम थायोरिडॉक्सिन की बात करें तो थायोरिडॉक्सिन कहाँ से आता है? ये बैक्टीरिया का होता है, और हमारे केस में कौन सा बैक्टीरिया यूज कर रहे हो? ई कोलाई। तो यहाँ पे हाईली प्रोसेसिव डीएनए पॉलीमरेज बट ओनली विद इट्स कोफैक्टर, यानी कि T7 डीएनए पॉलीमरेज बहुत हाईली प्रोसेसिव है, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब? जब थायोरिडॉक्सिन प्रेजेंट है। अगर आप थायोरिडॉक्सिन को हटा दोगे तो इसकी प्रोसेसिविटी पुअर हो जाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है। ठीक, क्लियरिटी हो गई होगी। अब बात करते हैं इसकी कोर प्रॉपर्टीज के ऊपर, यानी कि T7 डीएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर पॉलीमरेज में ये एक्टिविटी तो पाई ही जाती है। इसके अलावा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जिसको हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं, ये भी पाई जाती है। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं पाई जाती, ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है। ये एक्टिविटी कहाँ पे हमने देखी थी? ये हमने डीएनए पॉलीमरेज 1 के अंदर देखी थी। डीएनए पॉलीमरेज 1 के अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती थी, जिसकी मदद से वो एंजाइम प्राइमर्स को रिमूव करवा सकता था। लेकिन हमारा T7 डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर का रिमूवल नहीं करवा पाएगा, रिमूव नहीं कर सकता। दो काम कर सकता है, एक काम कर सकता है पॉलीमराइजेशन का, और दूसरा ये जो काम कर सकता है वो है आपका प्रूफ रीडिंग का। तो दो काम किए जा सकते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं स्पेशल फीचर की, जिसमें हम लोग थायोरिडॉक्सिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो एंजाइम है हमारा T7 डीएनए पॉलीमरेज, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि थायोरिडॉक्सिन के बगैर इसकी प्रोसेसिविटी बहुत लो होती है। तो थायोरिडॉक्सिन कहाँ से आता है? ई कोलाई से। तो विदाउट थायोरिडॉक्सिन लो प्रोसेसिविटी है, विद थायोरिडॉक्सिन बहुत ही हाई प्रोसेसिविटी है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं। अगली बात की तरफ चलते हैं। T7 डीएनए पॉलीमरेज प्लस थायोरिडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स। जब T7 डीएनए पॉलीमरेज के साथ थायोरिडॉक्सिन आकर के जुड़ जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। इसका पर्पस क्या है इस कॉम्प्लेक्स का? जब डीएनए को रेप्लिकेट करवाना होता है तो हमें डीएनए से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग करनी पड़ती है। तो जब तक थायोरिडॉक्सिन आकर के T7 डीएनए पॉलीमरेज के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, तब तक डीएनए के साथ बाइंडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, या डीएनए के साथ बाइंडिंग एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, जिसकी वजह से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ही T7 डीएनए पॉलीमरेज डिसोसिएट हो जाएगा डीएनए से, और रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाएगा। इसी वजह से जब आप T7 डीएनए पॉलीमरेज के साथ थायोरिडॉक्सिन को देखते हो एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, तो डीएनए के साथ बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और जिसकी वजह से लंबे लंबे स्ट्रैंड्स का रेप्लिकेशन या लंबे लंबे स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस हो सकता है बिना ही किसी डिसोसिएशन के। कोई डिसोसिएशन नहीं होता, कोई टर्मिनेशन नहीं होता। नेक्स्ट बात, अगर आप कंपेयर करें इसको तो डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास बीटा क्लैंप होता है, जिसकी मदद से वो डीएनए को बहुत टाइटली ग्रिप करता है, जिसकी वजह से प्रोसेसिविटी बहुत हाई होती है। लेकिन T7 डीएनए पॉलीमरेज जो है वो थायोरिडॉक्सिन को इसी काम के लिए यूज करता है, यानी कि सिस्टम्स दोनों डिफरेंट है।
एक डीएनए पॉलीमरेज 3 है और दूसरा अपना T7 डीएनए पॉलीमरेज है। दोनों अलग अलग सिस्टम्स हैं, बट इन दोनों का गोल सेम है। यानी कि कौन सा गोल है इनका, अगर हम लोग देखें तो हाई प्रोसेसिविटी। हाई प्रोसेसिविटी, तो अगर आपको नजर नहीं भी आ रहा है तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, बोथ आर डिफरेंट बट गोल इज द सेम। और सेम गोल क्या कह रहा है, हाई प्रोसेसिविटी के बारे में बता रहा है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। और अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा एप्लीकेशन इसका डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर होता है। ये T7 डीएनए पॉलीमरेज को अगर आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो एक एंजाइम बनता है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंसेज। ये एंजाइम डीएनए T7 डीएनए पॉलीमरेज के मॉडिफिकेशन से बनता है। और किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, इस एंजाइम में 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है इसको डिलीट कर दिया जाता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी या इसको प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी बोलते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। पर्पस क्या है, क्योंकि जब आप सीक्वेंसिंग करवा रहे होते हैं तो सीक्वेंसिंग करवाते समय 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस को हिंडर करती है या जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं उसको डिलीट भी कर सकती है, जिसकी वजह से सिग्नल्स जनरेट होने में प्रॉब्लम आती है और सीक्वेंसिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती। इसीलिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को रिमूव कर देते हैं। तो बचती कौन सी एक्टिविटी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी सिर्फ बचती है और यही हमारा सीक्वेंसेज एंजाइम बन जाता है। अब इसके अलावा इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, ये तो बात समझ में आ ही रही होगी, क्योंकि ये T7 डीएनए पॉलीमरेज है तो डीएनए की सिंथेसिस तो करवाएगा ही करवाएगा। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग एंजाइम्स का अलग अलग उपयोग है, तो वो भी हमने देखा। तो 3 मेजर एप्लीकेशंस इसके हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका सीक्वेंसिंग में होता है और ये एंजाइम भी याद रखिएगा कि उसमें क्या चीज मॉडिफाई किया जाता है। तो सीक्वेनेज एंजाइम, सीक्वेनेज मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, सीक्वेनेज। सीक्वेनेज एंजाइम जो है वो मॉडिफाइड T7 डीएनए पॉलीमरेज है, सीक्वेनेज एंजाइम याद रखिएगा। और T7 डीएनए पॉलीमरेज में किस तरीके से मॉडिफिकेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसको अगर फाइनली एक लाइन में याद करना हो हमें तो किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो T7 डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो T7 डीएनए पॉलीमरेज इज हाईली प्रोसेसिव एंजाइम। कब, जब ये थायोरिडॉक्सिन के साथ जुड़ता है, हैविंग प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी तो है बट प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी नहीं है, ये बात ध्यान रखनी। अब जल्दी से कुछ PYQs कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसकी टेस्टिंग हो जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है, T7 पॉलीमरेज रिक्वायर्स विच फैक्टर फॉर हाई प्रोसेसिविटी, थायोरिडॉक्सिन हमने देखा था। Which activity is absent in T7 DNA polymerase, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एब्सेंट होती है, उसी को प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी भी कहते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेनेज एंजाइम इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऑब्वियसली T7 डीएनए पॉलीमरेज कैसे डिराइव किया जाएगा, आप इसकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो हटा देते हो, रिमूव कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, T7 डीएनए पॉलीमरेज हैज हाई प्रोसेसिविटी, इट बाइंड्स टू थायोरिडॉक्सिन, इसका रीजन है। तो ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली असर्शन सही है और उसके पीछे का रीजन भी सही है, बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन्स ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फीचर डिफरेंशिएट्स T7 डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम डीएनए पॉलीमरेज 1। आपको याद होगा डीएनए पॉलीमरेज 1 को हम लोग कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते थे और इसके पास 3 एक्टिविटी थी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। ये तीनों एक्टिविटी किसके पास होती थी, डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास। इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी T7 डीएनए पॉलीमरेज के पास भी है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, बट 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है डीएनए पॉलीमरेज 1 के लिए। तो अगर हम यहाँ पे कहें तो ये कौन सी एक्टिविटी है, प्राइमर रिमूवल। तो प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी नहीं पाई जाती किसके अंदर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के अंदर। तो आप कहें तो रिक्वायर डीएनए सिंथेसिस रिक्वायरमेंट ऑफ थायोरिडॉक्सिन, और ये तो एक रीजन हो ही गया। इसके अलावा थायोरिडॉक्सिन की भी जरूरत डीएनए पॉलीमरेज 1 को नहीं पड़ती। तो इसके पीछे मल्टीपल डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक तो ये भी एक्टिविटी भी नहीं पाई जाती और रिक्वायरमेंट ऑफ थायोरिडॉक्सिन भी यहाँ पे नहीं होता, डीएनए पॉलीमरेज 1 को थायोरिडॉक्सिन की जरूरत नहीं होती।
तो ये ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा गेट बीटी और एक्सेल 2027 का जो बैच है उसका प्री बुकिंग फॉर्म लॉन्च हो चुका है। प्री बुकिंग फॉर्म लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में, गेट की तैयारी करने में, तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528। इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे प्री बुकिंग फॉर्म ले सकते हैं, ताकि जब बैच लॉन्च होगा मई फर्स्ट या सेकेंड वीक में जब बैच लॉन्च होगा तो आपको सबसे पहले आपको एड्रेस किया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ये नंबर नोट कर लीजिएगा और इस पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप आगे और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।